हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। टॉपिक को नेक्स्ट आगे रन करते हैं अपने। वी स्टडी अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आफ्टर इट्स चार्ज व्हेन एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पे होगा, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, then it's produce only electric field, only electric field। जब चार्ज रेस्ट पे होगा, इसका वेलोसिटी जीरो होगा, तो ये केवल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये व्हेन चार्ज एट मोशन, व्हेन चार्ज एट मोशन, तो मोशन में दो कंडीशन है बेटा। चार्ज जब मोशन पे होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। व्हेन चार्ज एट मोशन देन इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ये ई और बी क्या है सर? बोथ आर द सिंबल ऑफ फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। E stand for here electric field, और B stand for here magnetic field, When charge at motion then it's produce electric field as well as magnetic field। लेकिन इसके मोशन की दो कंडीशन मैं आपको ये बता रहा था कि हो सकता है इसकी मोशन ऐसे हो कि इसका v हो, वेलोसिटी तो है बट कांस्टेंट, वेलोसिटी नॉट जीरो, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट। v कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि इट्स एक्सेलेरेशन इज जीरो, नो एक्सेलेरेशन। इसका जो एक्सेलेरेशन है वो जीरो है। और सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि इट्स वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, वेरिएबल वेलोसिटी है, not equal to constant, it means a not equal to zero, a not equal to zero। चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो नो डाउट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और व्हेन चार्ज एट रेस्ट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन चार्ज एट मोशन, जब ये मोशन पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा ये। अब मोशन इसकी कैसी है, इसके पास एक्सीलरेशन है या नहीं है, v इसका कांस्टेंट है या v वेरिएबल है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल के आती है। इसकी मोशन में हमने देखा कि इसकी नॉन आइसोलेटेड मोशन है या आइसोलेटेड मोशन है। इसका फर्स्ट केस ये था, केस फर्स्ट मोशन पे तो है बट फर्स्ट केस ये है कि इसका v रिमेनिंग कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, इट मीन्स इट्स एक्सेलेरेशन इज जीरो, इसका एक्सेलेरेशन जीरो है। तो ये ई और बी तो देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट दे आर ऑल्सो कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों के जो मान होंगे वह टाइम की रिस्पेक्ट में क्या रहेंगे? कांस्टेंट। नॉन वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और केस सेकंड में नोट करें इस चीज़ को कि जब व्हेन चार्ज एट मोशन एंड इट्स वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स वेलोसिटी इज वेरिएबल। व्हेन वेलोसिटी इज वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन एक्सेलेरेशन इज प्रोड्यूस। तो इसका एक्सेलेरेशन भी कोई नॉन जीरो नंबर हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इन दिस सिचुएशन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा? तो एक वेव बन जाएगी, दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। अगर कांस्टेंट रहेगा तो वेव बनेगी। हाँ, कांस्टेंट रहेगा तो वेव बनेगी नहीं।
और आगे हम चैप्टर में पढ़ लेंगे कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बना देगा और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। तो कट टू कट हम सीखें तो हमें 3 चीज़ दिमाग में रखनी है कि चार्ज एट रेस्ट, इसका मतलब चार्ज का वेलोसिटी 0 है, तो ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज मोशन पे है तो वहाँ से 2 कंडीशन निकल के आती है बेटा। व्हेन चार्ज एट मोशन इट मीन्स v नॉट इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में ये देखना पड़ेगा कि v 0 तो नहीं है, v कांस्टेंट है क्या या v वेरिएबल है क्या। नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। मोशन हो रही है इसका मतलब v नॉट इक्वल टू 0, और मोशन हो रही है तो v इसका 0 नहीं है, या तो v कोई कांस्टेंट है या v कांस्टेंट नहीं है। इसको मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा आप काइनेमेटिक्स में जानते हैं कि इसका एक्सेलेरेशन भी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो, और यहाँ इसका एक्सेलेरेशन जो है वो नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं बोल सकता हूँ नॉन एसिलेटेड मोशन है और ये एसिलेटेड मोशन है। इस केस में ये E और B दोनों देगा जो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे, और इसमें एक वेव बना देगा। दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज एट रेस्ट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एट मोशन देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अगर V कांस्टेंट है तो E B के मान कांस्टेंट होंगे, V कांस्टेंट नहीं है तो E और B के मान कांस्टेंट नहीं होंगे। दे आर वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दे प्रोड्यूस ए वेव, दैट वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे। अब हम जानते हैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज। चार्ज को डिटेक्ट कैसे किया जाएगा? डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई बॉडी चार्ज हुई या नहीं हुई इसका कैसे पता लगाया जाएगा? डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फॉर एग्जांपल हमने एक एबोनाइट का रोड लिया, एबोनाइट रोड रब्ड विद skin of cat, then electron transfer from skin cat to एबोनाइट रोड। तो ये नेगेटिवली चार्जड हो जाएगी और ये पॉजिटिवली चार्जड हो जाएगा। तो ऐसा तो हम पढ़ चुके पहले, लेकिन हमें ये देखना है कि इसके ऊपर एबोनाइट रोड के ऊपर चार्ज आया या नहीं आया। इस केस को हम कहेंगे डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके लिए एक सिंपल एपरेटस काम में आता है, उस एपरेटस को बोलते हैं। पहली बात तो डिटेक्शन ऑफ चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा। दिस इज ए सिंपल एपरेटस, इट इज मेनली यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका पूरा नाम होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एपरेटस। इलेक्ट्रोस्कोप, इस वर्ड को जानते हैं। इलेक्ट्रो यहाँ चार्ज के लिए आया है, स्कोप का मतलब होता है देखना, और किसकी हेल्प से देखेंगे? गोल्डन लीफ, सोने की पतली पतली 2 पत्तियाँ होंगी, उनके द्वारा देखेंगे, 2 स्ट्रिप्स होंगी उनके द्वारा। इस उपकरण को जानते हैं। तो इसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, एक जार होता है, ऐसे एक बोतल ले ली हमने, इसके मुंह के ऊपर एक कॉर्क लगा दिया, बीच में से एक रोड को पास कर दिया, मेटलिक रोड है, इसके ऊपर एक सर्कुलर डिस्क बना दी, ये डिस्क है, और इसके इधर 2 गोल्डन की स्ट्रिप लगी होती है। हो सकता है एक किसी मेटल की और एक गोल्डन की। गोल्ड देखो, एक तो मेटल है और दूसरा गोल्ड की बहुत पतली पत्ती बनाई जा सकती है, तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन जाएगी। सो वी यूज़ द गोल्ड। दोनों भी गोल्ड की हो सकती है, एक मेटल की रख सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली सोचो तो एक सिंपल मेटल की रख लेंगे, दूसरी गोल्ड की रख लेंगे, क्योंकि गोल्ड थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो कई इंस्ट्रूमेंटों में ये भी आता है।
नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये पत्तियां दोनों की दोनों ऐसे रहती हैं, इस तरह से। इनके बीच में किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, यहाँ कोई एंगल नहीं होता। ये फर्स्ट स्ट्रिप होगी और सेकंड स्ट्रिप होगी। देखो बेटा क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो है मेटलिक डिस्क, मेटल डिस्क है एक, और ये आप देख ही रहे हो एक ग्लास का एक जार है, जार ऑफ ग्लास। और ये बेटा दोनों की दोनों गोल्डन लीव्स हैं और गोल्डन की लीफ है। फर्स्ट ये और सेकंड ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसे रहती हैं दोनों की दोनों। अब हमने क्या किया, ये एबोनाइट की रोड है, ये एबोनाइट की रोड, और ये नेगेटिवली चार्जड है। हमें ये देखना कि इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, इसका डिटेक्शन करना है। डिटेक्ट कर रहे हैं हम चार्ज को, तो हम क्या करेंगे, इस रोड को इसके टच करवाएंगे। जैसे ही रोड को टच करवाएंगे तो ये मेटल है, मेटल पे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। चार्ज यहाँ से होता हुआ, ये भी मेटल की एक रोड है, इस स्ट्रिप पे भी आ जाएगा और इस स्ट्रिप पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पे भी नेगेटिव है और इस पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपल करेगा। रिपल करेगा तो इनके बीच में थोड़ा सा हमें डिफ्लेक्शन दिख जाएगा ऐसे, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो यहाँ एक पत्तियाँ दूर दूर हो जाएंगी एक दूसरे से। दे आर डिफ्लेक्टेड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ एबोनाइट रोड। इफ देर इज द नो डिफ्लेक्शन बिटवीन द गोल्डन लीव्स, इट मीन्स देर इज नो चार्ज ऑन एबोनाइट रोड। एबोनाइट रोड पे कोई चार्ज नहीं होगा यदि यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं आता है तो। इफ देर इज सम डिफ्लेक्शन बिटवीन द गोल्डन लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप apparatus, इट मीन्स एबोनाइट रोड हैव सम चार्ज। इससे हम केवल ये पता लगा पाएंगे कि चार्ज है या नहीं है, इतने से। अगर इस पे चार्ज का अमाउंट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा तो डिफ्लेक्शन बड़ा आएगा और कम ट्रांसफ़र होगा तो कम आएगा। हाँ, अगर हम वी टेक हेयर ग्लास रोड, और ग्लास रोड हमें पता है पॉजिटिवली चार्जड होती है, और इस पे यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी इस पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, इससे भी पॉजिटिव आ जाएगा, तब भी ये डिफ्लेक्ट होगी। यानी इसका डिफ्लेक्शन आना से दैट चार्ज यस या नो ऑन द ऑब्जेक्ट। इनमें डिफ्लेक्शन आना केवल ये बताएगा आपको कि यहाँ जो भी आपने बॉडी टच किया है वो चार्जड है या नहीं है। अगर उसके ऊपर डिफ्लेक्शन आ गया इसका मतलब चार्ज है बॉडी, और इसके ऊपर यदि डिफ्लेक्शन नहीं आया इसका मतलब इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है। इससे थोड़ा सा आगे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। सर हमें पता लगाना हो कि प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये गोल्डन लीव्स थी, मान लेते हैं बॉडी को टच कराने के बाद दोनों गोल्डन लीव्स के बीच में एक जगह बन गई, डिफ्लेक्शन आ गया भाई। हमने ग्लास रोड को टच कराया तो ग्लास रोड पे बेटा आप जानते हैं कि ग्लास रोड के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस का होता है। तो दोनों पे ट्रांसफ़र कैसा हो गया, प्लस। प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब ये डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है थीटा बीच का वो बढ़ जाएगा। अब हमें ये पता लगाना कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था उस ऑब्जेक्ट पे या नेगेटिव चार्ज था, तो हम क्या करेंगे, एक्स रेज को इंसिडेंट करेंगे, यहाँ से एक्स रेज डालेंगे इधर से। इन लीव्स के ऊपर हमने एक्स रेज डाली, ये एक्स रेज है। तो एक्सरे क्या होती हैं, हाई एनर्जेटिक रेज होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं हाई एनर्जेटिक। तो इनका मेनली काम क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जैसे बेटा इस पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब इस पे प्लस का जो अमाउंट है वो और बढ़ जाएगा, प्लस और आ जाएगा इलेक्ट्रॉन निकलने से, और इससे भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस पर भी प्लस आ जाएगा। इसका मतलब चार्ज का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। और डालते जाओ तो और डिफ्लेक्शन बढ़ता जाएगा। ये पहला केस हो गया, ये केस फर्स्ट। अभी मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, एक बार अपने सेकंड को और जान लेते हैं, फिर पता कर लेंगे इसका, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर हमने एक्सरे डाला, पहले ये कुछ डिफ्लेक्शन था,
और इन पे यदि पहले से नेगेटिव होता तो व्हाट्स हैपन, अगर इन पे नेगेटिव होता तो फिर आप एक्सरे डालते। ये एक्सरेज इंसिडेंट किया आपने, ये एक्सरेज है। तो एक्सरेज का काम क्या है? इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स हैं गोल्डन की, वहाँ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना है। जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब इस पर पॉजिटिव आया, तो इसका ये चार्ज, हाँ, यानी माइनस था और इसमें प्लस ऐड और होता जा रहा है, इसका मतलब ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो इसका मतलब इस पर नेगेटिव कम रह गया। इधर से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब ये पॉजिटिव होती जा रही है, तो इस पे नेगेटिव कम रह गया और इस पे भी नेगेटिव कम रह गया, तो डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक्सरेज का माइंड में ये रखो कि एक्सरेज का मेनली काम क्या है। एक्सरेज का मेन काम क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को निकालना। तो पॉजिटिव के केस में इलेक्ट्रॉन निकाल दे जाएगी तो पॉजिटिव का अमाउंट बढ़ता जाएगा। अगर ये नेगेटिव के केस में इलेक्ट्रॉन्स को निकालने लगी तो वो पॉजिटिव बनती जा रही है रोड, इसका मतलब उसका नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ। जैसे जैसे अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन द डिफ्लेक्शन बिटवीन द गोल्डन लीव्स इज ऑल्सो डिक्रीज। इनके बीच का डिक्रीज होता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स निकले और ज़्यादा, तो इनके बीच का थीटा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। सर एक कंडीशन वो आएगी जब ये पूरी की पूरा नेगेटिव इसका न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज हो गया तो दोनों के दोनों ऐसे हो जाएंगे। फिर भी आप नहीं रुके, फिर भी एक्सरे डाल रहे हो, तो अब इनका पॉजिटिव होता जा रहा है, तो फिर ये बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हम दो केस सीख गए। केस सेकंड देखो, अब हमारे दिमाग में क्या आया कि यदि इनमें पहले से कुछ डिफ्लेक्शन है, एक्सरे डालने के बाद डिफ्लेक्शन इज ग्रेटर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम्स, टाइम के साथ वो बढ़ता ही जा रहा है, टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है, इट मीन्स उन पे पॉजिटिव चार्ज है। यदि पहले घटा और फिर बढ़ा, इट मीन्स उनके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हम इसके जो मेन रूल है उस रूल पे आते हैं। कूलाम लॉ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक रूल है भाई। इस चैप्टर की थीम है ये, मान लो इस चैप्टर में हम दो लॉ पढ़ेंगे, एक कूलाम का पढ़ेंगे और दूसरा हम गाउस का पढ़ेंगे। फर्स्ट कूलाम का पढ़ते हैं। तो कूलाम के रूल को एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं कुछ टर्म सिखा रहा हूँ, वो टर्म सीखें आप। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर द पॉइंटेड चार्ज, ये पॉइंटेड चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। और सेकंड फॉर द स्टैटिक चार्ज, इट इज एप्लीकेबल फॉर द पॉइंटेड चार्ज एंड स्टैटिक चार्ज। सर ये पॉइंटेड क्या होते हैं? पॉइंटेड जानते हैं? देखो बेटा, पॉइंटेड चार्ज क्या होते हैं? अगर दो बॉडी चार्जेड बॉडी है, ये बॉडी चार्जेड है, ये बॉडी भी चार्जेड है, ये एक चार्जेड बॉडी है, इस पे अमाउंट मान लिया मैंने Q1 है, इसका अमाउंट मान लिया Q2 है। अगर इनका कुछ भी साइज है, इनका कुछ भी साइज है, बट इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। इफ द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेड बॉडी इज वेरी वेरी ग्रेटर टू कंपेयर दियर साइज, अगर बॉडी के साइज की कंपेयर में उनके बीच की जगह बहुत ज़्यादा है, या मैं इसको जस्ट ऐसे बोल दूं कि इफ द साइज ऑफ टू चार्जेड बॉडी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू द सेपरेशन बिटवीन देम, इट मीन्स बोथ आर ट्रीट एज ए पॉइंटेड चार्ज। दोनों को हम कैसे ट्रीट करेंगे? पॉइंटेड चार्ज की तरह। देखो बेटा, चार्जेड बॉडी हैं, उन दोनों के बीच में जगह खूब सारी होनी चाहिए। सेपरेशन बिटवीन देम इज वेरी वेरी ग्रेटर कंपेयर टू दियर साइज। अदरवाइज यू कैन से दैट इफ द साइज इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम, देन चार्जेड बॉडी ट्रीट एज ए पॉइंटेड चार्ज। तो हम उन्हें पॉइंटेड चार्ज मान लेंगे। कैसे सर? देखो, एक आपके सामने कोई व्हीकल खड़ा है, आपके पास ही है वो, या आपका एक साथी है वो आपके पास खड़ा है, तो आपके बीच का और उसके आपके फ्रेंड के बीच का सेपरेशन बहुत ही कम है, तो वो आपको जैसा साइज़ का है वैसा वैसा दिखेगा आपको। अगर वही साथी बहुत ज़्यादा हाइट के ऊपर चला जाए या आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो,
तो उसका साइज आपको क्या कंपेयर होगा, छोटा लगेगा आपको। वो किसी पहाड़ी वगैरह पर चढ़ जाए, फिर आप नीचे से उसको ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे कि उसका साइज बहुत ही छोटा लग रहा है। तो देर इन दिस सिचुएशन इट इज ट्रीट एज ए पॉइंटेड चार्ज। तो यहाँ से क्या डेफिनेशन याद रखनी है, व्हाट यू मीन बाय द पॉइंटेड चार्ज। पॉइंटेड चार्ज से आप क्या समझते हैं, इफ द size of charged body is very small compared to their separation, it means they are treated as a pointed charge. Otherwise if separation is very greater to compared to their size, तो आप उन्हें pointed मान सकते हैं। static very simple, static is the synonym when charge at rest, जब चार्ज किस पे हो, रेस्ट पे। और हमने पढ़ा था कि when charge at rest then it is produce only and only electric field, तब ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा सर। हेयर वी डिस्कस अबाउट द कूलाम्स लॉ। कूलाम लॉ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये दो पॉइंटेड चार्ज हैं, चार्जड बॉडी का साइज बहुत ही स्मॉल है कंपेयर टू दियर सेपरेशन, और सेपरेशन हम कंसीडर कर रहे हैं उन दोनों चार्जड बॉडी के सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज आर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन द बोथ चार्जेस। सर ये इंट्रैक्शन क्या होती है, इंट्रैक्शन का मतलब जब Q1 Q2 को कुछ करेगा तो Q2 भी Q1 पे कुछ करेगा। वो कुछ क्या है, यदि Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा तो Q2 भी बदले में Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, इसे बोलते हैं इंट्रैक्शंस। ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द पॉइंटेड चार्ज, द फोर्स इज जनरेट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस दे आर इन इंट्रैक्शंस। इन दोनों के कारण जो फोर्स बनेगा, इन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण Q1 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मोड ऑफ प्रोडक्ट Q1 एंड Q2। दोनों का आपको क्या लेना है, मोड। आप बिल्कुल ही बस ध्यान दें कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, जब आपको केवल मैग्नीट्यूड निकालना हो। इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फोर्स देन यूज ओनली Q1 एंड Q2 का दोनों का मैग्नीट्यूड यूज कर लो। डायरेक्शन में मेरे तरीके से सिखाऊंगा आपको, वहां से एकदम कट टू कट क्लियर हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो मैं फोर्स निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी है फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ मैं किसी भी चार्ज को प्लस या माइनस यूज नहीं करूँगा आंसर निकालते समय। डायरेक्शन हम कॉमन सेंस से निकाल लेंगे प्लस माइनस को यूज़ करके। और सेकंड चैप्टर में व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देन वी यूज विद साइन, तब चार्ज को हम साइन के साथ यूज करने वाले हैं। ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, द फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2। इन दोनों का क्या लेना बेटा, मोड। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है कि चार्ज जितने ज़्यादा बड़े होंगे फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स का मान उतना ही कम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। सेकंड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स। सेकंड आपको किसके बारे में देगा, फोर्स की डायरेक्शन के बारे में देगा। थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर के आपको मैग्नीट्यूड बताएंगे, और थर्ड आपको बताएगा डायरेक्शन के बारे में। कूलाम से दैट द फोर्स बिटवीन चार्जेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस अलोंग विद द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग देम। इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन होगी, फोर्स की डायरेक्शन इस लाइन के अलोंग रहेगी। अलोंग कैसे सर, देखो अगर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस प्लस को रिपल करेगा, तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, Q2 Q1 को क्या कहेगा, मैं भी प्लस हूँ तू भी प्लस है तो दूर भाग। तो दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन ड्यू टू
देखो इधर, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कौन लगा रहा है, किस पर लग रहा है। एक के ऊपर दो बैठा था, दो लगा रहा है, किस पे लग रहा है, एक पे लग रहा है। दो लगाता है वो ऊपर बैठा है इसके। फोर्स एक्सपीरियंस बाई वन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू। ये इधर डायरेक्शन कैसे आई, क्योंकि ये प्लस है और ये प्लस है, तो इसको देखो ये कहाँ चलेगा, इस प्लस के कारण ये इधर चलेगा। ऐसे ही Q2 ऑल्सो एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Q1। Q2 भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसके कारण, Q1 के कारण। तो इसकी डायरेक्शन इधर, प्लस प्लस को रिपल करेगा तो इधर हो जाएगी। तो ये हुआ, हाँ, दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाई टू ड्यू टू वन, या फोर्स एक्सर्ड ऑन टू ड्यू टू वन। दो के ऊपर एक लगा रहा है। इनकी डायरेक्शन देखो किधर आई, इनकी डायरेक्शन सर अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ये जो इनके बीच का पोजीशन वेक्टर बन रहा है उसके अलोंग है, ये इसके इधर और इसके इधर। अगर मैं दोनों को अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूं और इसको नेगेटिव ले लूं, तो नेगेटिव भी नेगेटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा। फिर मैं आपको एक सिंपल तरीका और बताऊंगा, एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये नेगेटिव इस नेगेटिव को इधर भगाएगा, ये इस नेगेटिव भी इस नेगेटिव के कारण इधर भागेगा। ये फोर्स किस पे लगा, एक पे लगाया किसने, दो ने। किस पे लगा, दो पर लगाया, लगाया किसने, एक ने, तो 2 1। ये भी कहाँ आ रही है, जो बीच की लाइनिंग है उनके ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अलोंग आ रही है, उसे टेढ़ी मेढ़ी किसी एंगल पे नहीं आ रही। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों की नेचर है वो अपोजिट है एक दूसरे के, इसका मतलब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे की तरफ आना चाहेंगे। तो देखो एक दूसरे की तरफ आए, इसका मतलब ये चार्ज, ये चार्ज, इस थंब को ये मान लो ये दोनों के दोनों चार्ज हैं। इस बार क्या है, इनकी नेचर अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो ये फोर्स की डायरेक्शन आ गई, ये इस पे डायरेक्शन होगी, ये इस पे डायरेक्शन होगी। हाँ, Q1 को तो Q2 अट्रैक्ट करेगा, तो Q1 इधर आना चाहेगा और Q2 इधर आना चाहेगा। दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाई 1 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2, और दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस बाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्सपीरियंस बाई 2 1। ये फोर्स हो गया, इधर हो जाएगा। अब भी देखो फोर्स कहाँ है, जो रेड वाली लाइन थी उसके अलोंग या तो बाहर की तरफ था या अंदर की तरफ। पिछली बार दोनों बाहर की तरफ आए थे, इस बार दोनों अंदर की तरफ आए। फोर्स ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा, उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये दो चार्ज ले लूँ, ये Q1 और Q2, तो इनमें जो फोर्स आएगा इन दोनों पॉइंटेड चार्ज को जो जोड़ने वाली लाइन है उसी के अलोंग आएगा, इसके इधर या इधर, इस पर या तो इधर और या इधर, टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा। अब सीधा सीखें, दोनों चार्ज प्लस, ये अंगूठे चार्ज मान लो, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल करेगा, तो ये फोर्स आ जाएगी। ये अंगुलियां फोर्स को बता रही, ये फोर्स आ गई। अगर दोनों के दोनों नेगेटिव, तब भी रिपल करेंगे, तब भी फोर्स इस पे इधर और इस पे इधर। अगर दोनों के दोनों आपके एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है। वेरी सिंपल। तो बेटा डायरेक्शन हम हमारे कॉमन सेंस से लेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, ड्यू टू इंटरेक्शन ए फोर्स इज जनरेट, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस दे आर इन इंटरेक्शंस। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या आया, द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। यहाँ से देखो कुछ चीज़ें निकल के आती है, जो भी फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर रूल के इन्वर्स ओबे करते हैं, दे आर कंजर्वेटिव फोर्स। वो कैसे फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स।
तो कूलॉम लॉ इज कंजर्वेटिव फोर्स प्लस टोटल कंजर्वेटिव फोर्स आर द सेंट्रल फोर्स। वो कैसे फोर्स होते हैं भाई? सेंट्रल फोर्स। और जो फील्ड जनरेट होगा इससे वो भी कंजर्वेटिव फील्ड होगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड। तो दोनों चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन से आया उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन दोनों से निकालेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ लिखूं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं मोड ही तो लेना है, हम Q1 ले लेंगे और Q2 ले लेंगे अपॉन R स्क्वायर। इफ वी eliminate the sign of proportionality then we use any constant। जब हम इस साइन को हटाएंगे तो आपको पता है हम क्या लेंगे, एक कांस्टेंट लेंगे। और यहाँ कांस्टेंट क्या आएगा? k। here k is proportionality constant, it is known as electrostatic constant। इसका फॉर्मूला भी याद करना है आपको, इसका न्यूमेरिक वैल्यू भी याद करना है, और ये किस किस पे डिपेंड करता है इसको भी याद करना है आपको। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि फर्स्ट चैप्टर में भी के आ रहा है और सेकंड चैप्टर में भी के आएगा। हाँ, बट दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। यहाँ के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और वहाँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, वहाँ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, बट इन सिंबलों में फ़र्क है दोनों में। यहाँ सिंबल आएगा छोटा के, स्मॉल के, और वहाँ आएगा कैपिटल के। तो कैसे याद रहेगा सर? बड़ा इजी याद रहेगा कि पहला चैप्टर इसका मतलब ये 1 साल का है और दूसरे चैप्टर में के जाते ही 2 साल का हो जाएगा। तो 2 साल का हो गया, इसका मतलब इसका साइज बढ़ गया। तो यहाँ हम स्मॉल के यूज़ करेंगे और वहाँ कैपिटल के यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इससे मैग्नीट्यूड आएगा। तो इसका नाम क्या है भैया? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। सर इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्साइलन लिख सकते हैं और एप्साइलन नोट भी लिख सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि दोनों चार्ज के बीच में मीडियम कौन सा है। एक बार हम ट्रीट कर रहे हैं कि दोनों के दोनों चार्ज आर सिचुएटेड इन द वैक्यूम। दोनों किस में हैं? वैक्यूम में। तो वैक्यूम में हम लेंगे एप्साइलन नोट। ये क्या बोल रहा हूँ बेटा? हाँ, ये एप्साइलन है, ग्रीक लेटर है एप्साइलन, ये नोट, ये है इलेक्ट्रिक प्रिमिटिविटी ऑफ वैक्यूम लिख सकते हो या फ्री स्पेस। देखो भैया ये नाम तो देखो आपको सीखने पड़ेंगे। के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है सर। फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्साइलन नोट, एप्साइलन नोट। और व्हाट इज एप्साइलन नोट? एप्साइलन नोट इज इलेक्ट्रिक प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को आप वैक्यूम भी बोल सकते हो। ये क्यों आया? क्योंकि दोनों चार्ज किस में है? वैक्यूम में। वैक्यूम। ये फॉर्मूला है। के स्मॉल के लेंगे, फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्साइलन नोट। व्हाट यू मीन बाय द एप्साइलन नोट? एप्साइलन नोट इलेक्ट्रिक प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस को हम बेटा वैक्यूम भी कह सकते हैं, वैक्यूम। इस के की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होती है? तो के का न्यूमेरिक वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। आगे भी 9 और ऊपर भी 9। यूनिट क्या बनेगा? देखो यूनिट एक बार याद बता देता हूँ मैं तुम लोगों को। F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आया। तो K का फॉर्मूला क्या बन रहा है? K बन रहा है FR² अपॉन Q1 Q2।
देखो बेटा फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। आर का क्या होता है, मीटर, तो 2 है तो मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 कुलाम इंटू कुलम, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। तो इसका यूनिट बना न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। ये इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, ये के का फॉर्मूला है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी एक कांस्टेंट है, इसका भी फिक्स मान होता है। सर कितना होता है, एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 इंटू 10 का पावर -12 है। इसकी भी यूनिट लगानी है। ये जस्ट 4 पाई का तो होता नहीं है, तो के का और इसका दोनों का जो यूनिट है वो एक दूसरे का उल्टा है। इसका है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर, तो इसमें नीचे है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो इसका यूनिट हो जाएगा कुलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि एप्सिलॉन नोट का न्यूमेरिक वैल्यू लिखिए, तो आपको यूनिट आएगा तभी कर पाएंगे आप। ओके, के की डिपेंडेंस की बात करें, के किस पे डिपेंड करेगा, तो के 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ये इस बात पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द चार्ज दे आर इन इंटरेक्शंस। जो चार्ज इंटरेक्शंस में हैं उनके बीच में मीडियम कौन सा है, इट इज डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द चार्ज दे आर इन इंटरेक्शंस। और सेकंड, इट इज डिपेंड ऑन मेजरमेंट स्केल। ये मेजरमेंट स्केल पे भी डिपेंड करता है कि इसको कौन से सिस्टम में मेजर कर रहे हो आप। एम केस में करोगे तो ये आएगा, यानी एसआई में, और सीजीएस में जाओगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो के इज डिपेंड ऑन मीडियम एंड मेजरमेंट स्केल। मीडियम का क्या होगा, तो यहाँ से इन चीज़ों को पकड़ लें कि जब बोथ चार्जेस आर इन वैक्यूम देन वी यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये यूज कर लेंगे। और व्हेन चार्जेस इन मीडियम देन वी यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये नोट हटा देंगे। एप्सिलॉन नोट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम की, ये बिना मीडियम की यानी वैक्यूम की। ये कब यूज करेंगे सर, ये व्हेन चार्ज इन वैक्यूम तब यूज कर लेंगे, और वो कब यूज करेंगे, व्हेन चार्ज इन द एनी मीडियम। एनी मीडियम जब मीडियम में होगा तब। इसका अलग अलग मीडियम के लिए वैल्यू क्या आएगा, अलग अलग आएगा। और के का एसआई में या एमकेएस के अंदर मान था आगे भी 9 और ऊपर भी 9, न्यूमेरिकलों में तो हमें ये काम आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। अब बेटा सीजीएस में बात करूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इन सीजीएस तो ये 9 × 10⁹ न्यूटन को डाइन में लेना पड़ेगा, तो 10⁵ डाइन, ये आप 11th में पढ़ लेते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। मीटर स्क्वायर इसका मतलब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 10⁻² सेंटीमीटर का होल स्क्वायर अपॉन कुलम, आपको ESU में लेना पड़ेगा, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। 3 × 10⁹ ESU या फ्रैंकलिन होल स्क्वायर। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 9 × 10⁹, ओके सर, 10⁵, ओके, 10⁻² का 2 और 10⁴, ऊपर वाला क्या बना, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 3, इसका स्क्वायर करके आए 3 का 9 और 9 का 18, ESU का स्क्वायर करोगे तो ESU का होल स्क्वायर। 9 से 9 कैंसल, ये 5 4 9 18, तो ये 18, तो ये क्या बच गया, सब कट गया, 1 रह गया। 9 × सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ESU का। जब आप एमकेएस में यूज़ करेंगे, इन एसआई करेंगे 9 × 10⁹ और सीजीएस में यूज़ करेंगे तो देन यू यूज़ हेयर 1, ये निकल ऐसे जाएगा। तो के की बात की हमने,
फोर्स था, फोर्स आया बेटा F इजिकल टू के, स्मॉल के से लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का फॉर्मूला क्या होगा 1/4 पाई, जनरली हम एप्सिलॉन नॉट लेंगे क्योंकि दोनों को वैक्यूम में मान के चल रहे हैं। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो गया। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा F वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर लगाए तो आर कैप लगा दो, एक्स लगाए तो एक्स कैप लगा दो और डी लगाए तो डी कैप, जैसा दूरी वैसा कैप, तो इधर लगा देंगे आर कैप। व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में लिया गया यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। इधर देखें, इफ बोथ चार्जेज इन वैक्यूम, दोनों चार्ज किस में हो वैक्यूम में हो, तो बेटा फोर्स लिखेंगे फोर्स इन वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। और इफ चार्ज आर प्रेजेंट इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में है तो फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम का क्या लें सर? एप्सिलॉन ले तो ये बेटा एप्सिलॉन ले लेंगे, एप्सिलॉन तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अलग अलग मीडियम के लिए इस एप्सिलॉन के मान अलग अलग होंगे। जब एप्सिलॉन के मान अलग अलग होंगे तो इस के का वैल्यू अलग अलग होगा, तो हम कह देंगे फोर्स का मान भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा। कूलाम से दैट डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अलग अलग मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वैल्यूज़ क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, और सबसे ज़्यादा आएंगे वैक्यूम में। फोर्स मैक्सिमम एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस इफ दे आर सिचुएटेड इन द वैक्यूम, अगर वो वैक्यूम में सिचुएटेड हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। और अलग अलग डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट फोर्सेस, अलग अलग मीडियम में फोर्सेज अलग अलग होंगे। इन दो इक्वेशन को देखो जरा, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट पे सेकंड का डिवाइड दूंगा तो मेरे को कुछ मिलेगा। इफ इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जैसे इधर लिख लेते हैं F नॉट अपॉन FM, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम, ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम के लिए Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 Q2 ने Q1 Q2 को मारा, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मारा, 1/4 पाई ने 1/4 पाई को मारा, तो इधर क्या बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन, तो बेटा एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। व्हाट इज दिस? F नॉट अपॉन FM। इसको एक नाम दिया गया और इसको एक सिंबल दिया गया, एप्सिलॉन R। इसको किससे लिखते हैं? एप्सिलॉन R से लिखते हैं। यही नेक्स्ट चैप्टर में जाकर के कैपिटल के हो जाएगा। इसका नाम क्या है, एक बार इसको इससे ही जानेंगे। ये था इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगले पेज पे लिखते हैं इनको। एप्सिलॉन R इज इक्वल टू क्या आया भाई, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की, और इट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी
ऑफ वैक्यूम, और ये इन दोनों का रेशियो है, इसे बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इस R से थोड़ा सा ऐसे याद रखो, इट इज द रेशियो, R फॉर रेशियो, रिलेटिव परमिटिविटी। और नेक्स्ट चैप्टर में इसे जान लेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज ए नंबर, ये एक नंबर होता है, और रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। देखो इसकी भी यूनिट है और इसकी भी यूनिट है, लेकिन दोनों की सेम यूनिट है। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज दे हैव सेम यूनिट्स, इट मीन्स इट इज डायमेंशनलेस। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दो क्वांटिटी का रेशियो है और उन दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है और उनकी यूनिट सेम है, अगर उनकी डायमेंशन सेम है और उनकी यूनिट सेम है, तो ये क्या आएगी, यूनिटलेस, क्योंकि इसका यूनिट इसकी यूनिट को काट देगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज यूनिटलेस। ये क्या है भैया, यूनिटलेस है। ये बेटा यूनिटलेस है, और ये डायमेंशनलेस भी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इट इज़ ए नंबर, इट इज़ ओनली ए नंबर, ये एक नंबर है। इसका नंबर याद रखना, ज़्यादा नहीं याद रखो, तो इतने तो कन्फर्म याद रखो आप, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन आर, जो पॉपुलर है वही बता रहा हूँ। एप्सिलॉन आर वैक्यूम का होता बेटा 1, क्योंकि वैक्यूम के केस में आप क्या करेंगे, एप्सिलॉन आर इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। किसी मीडियम के अंदर फोर्स तो कम तो हो जाता है, वैक्यूम की कंपेयर में कितना कम हो जाता है, दैट इज द एप्सिलॉन आर ऑफ दैट मीडियम। उस मीडियम का वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो इस बार आपने मीडियम कौन सा सेलेक्ट किया, वैक्यूम, तो वैक्यूम पे वैक्यूम का डिवाइड दोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका तो 1 होता है। और एप्सिलॉन आर एयर के केस में भी ऑलमोस्ट 1 ही है, .0059, यानी ऑलमोस्ट 1। तो इस चैप्टर की जब हम रीडिंग करते हैं तो इसमें आता है कि फोर्स बिटवीन इफ चार्जेस आर सिचुएटेड इन वैक्यूम अदरवाइज इन एयर, इट मीन्स इन दिस सिचुएशन बोथ आर एक्सपीरियंस सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि इन दोनों का एप्सिलॉन आर लगभग एक दूसरे के बराबर है। तो इसे हम 1 मान के चलेंगे, ज़्यादा विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। सेकंड, एप्सिलॉन आर वाटर का याद रखना आपको बेटा 80। इसका मतलब क्या होगा बताएंगे अभी आपको। और एप्सिलॉन आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर का या किसी भी मेटल का, फॉर मेटल्स, फॉर ऑल कंडक्टर्स, जैसे कॉपर, सिल्वर, आपका गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, तो कोई भी मेटल और कंडक्टर के लिए इसका कितना होता है, इन्फिनिटी। अब हमारे पास एक फाइनल फॉर्मूला आ गया कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। इसको थोड़ा सा, इसको मैं इधर ले आऊँ, इफ आई फाइंड आउट फोर्स इन एनी मीडियम देन व्हाट आई डू, ये डिवाइड में आ जाएगा सर, और इसके आंसर हमारे याद है। अगर मैं बात करूं वैक्यूम की, व्हाट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्जेस इन वैक्यूम मीडियम इफ देयर इज वैक्यूम प्रेजेंट बिटवीन देम, तो एफ वैक्यूम में कितना आएगा, एफ नोट अपॉन किसका डिवाइड दूं, एप्सिलॉन आर का। तो एप्सिलॉन आर वैक्यूम के केस में 1 था, तो ये तो एफ नोट ही आएगा। बाकी सबका एप्सिलॉन आर 1 से बड़ा होता तो फोर्स क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा फोर्स। स्पेशल केस ये है कंडक्टर का। इन द केस ऑफ कंडक्टर, एफ इन मेटल्स, यानी चार्ज मेटल में रखे हो या उनके बीच में कोई कंडक्टिव मीडियम हो, तो एफ नोट अपॉन एप्सिलॉन आर ऑफ मेटल्स इज इन्फिनिटी, देन इट इज बिकम 0। तो 2 याद रखने हैं कि ये फोर्स वैक्यूम में तो मैक्सिमम लगता है और मेटल के अंदर बेटा कितना लगता है,
जीरो लगता है। सर वाटर का भी बता दो लगे हाथ। बिल्कुल बेटा, ये देखो अब आपको निकालना आ जाएगा। ये वाटर में कितना लगेगा, तो वैक्यूम के ऊपर एप्सिलॉन आर वाटर का ले हो तो वाटर का कितना था 80, तो इट इज़ डिक्रीज बाई 180 टाइम्स, 1/80 टाइम्स ये डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा हमने सीखा कि कूलाम लॉ का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, और अगर चार्जेस वैक्यूम में होंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये फोर्स मैक्सिमम किस में होता है, दिस फोर्स इज मैक्सिमम वैक्यूम में, और मिनिमम जीरो होगा किस में, मेटल में। मेटल्स में जीरो हो जाएगा कंडक्टर में, और मैक्सिमम किस में होता है, वैक्यूम में। और डायरेक्शन हमारे कॉमन सेंस से हम निकाल लेंगे। आज के लिए ओके, वेलकम, ऑल द बेस्ट। लगे रहो, याद करो।